लास्ट लेक्चर में हमने ट्रुथ टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था और ये देखा था कि प्रोपोजिशंस अगर आपके पास नहीं हो, कंपाउंड प्रोपोजिशंस, उनके ट्रुथ टेबल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोपोजिशंस के कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ रहे हैं। वो स्पेशल टाइप्स हैं टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शंस। टोटोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसी प्रोपोजिशन जिसकी ट्रुथ वैल्यूज का टेबल बनाए तो लास्ट कॉलम में सिर्फ ट्रू ही अपीयर हो, यानी कि फॉल्स का ऑप्शन मौजूद ही ना हो। ऐसी प्रोपोजिशन को हम टोटोलॉजी कहते हैं। Such a proposition which contain only t in the last column of their truth table is known as a tautology. फिर इसी तरह से ऐसी प्रोपोजिशंस जिनके लास्ट कॉलम में, जिनके ट्रुथ टेबल्स के लास्ट कॉलम में सिर्फ फॉल्स वैल्यू हो, सिर्फ एफ हो, उन प्रोपोजिशंस को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। यानी कि टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोपोजिशन होती है। टोटोलॉजी प्रोपोजिशन की लास्ट वैल्यू हमेशा ट्रू होती है और कंट्राडिक्शन प्रोपोजिशन की लास्ट वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो प्रोपोजिशंस हैं। पहली प्रोपोजिशन है P और नॉट P, राइट? P और नॉट P एक प्रोपोजिशन है और दूसरी प्रोपोजिशन है P एंड नॉट P। अब इस प्रोपोजिशन का टेबल बनाते हैं और इस प्रोपोजिशन का टेबल बनाते हैं। P और नॉट P का टेबल किस तरह से बनेगा? P की वैल्यूज या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती हैं, राइट? इसकी निगेशन क्या होगी? ट्रू की निगेशन फॉल्स, फॉल्स की निगेशन ट्रू। अब P और निगेशन ऑफ P क्या होगा? ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। इस तरह से P है ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ P है फॉल्स ट्रू, P एंड निगेशन ऑफ P क्या होगा? ट्रू फॉल्स, एंड ऑपरेटर है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। यानी कि जब एक भी एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जब एक भी फॉल्स हो, एक ऑप्शन भी फॉल्स हो, तो ओवरऑल जो एज अ रिजल्ट होता है वो फॉल्स होता है। निगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज अ कंट्राडिक्शन, यानी कि टोटोलॉजी की जब हम निगेशन करते हैं, टोटोलॉजी को निगेट करते हैं, तो वो हमारे पास एक कंट्राडिक्शन बन जाती है, ठीक है? क्योंकि वो हमेशा फॉल्स होनी है। और निगेशन ऑफ अ कंट्राडिक्शन इज अ टोटोलॉजी सिंस इट इज ऑलवेज ट्रू। सो टोटोलॉजीज और कंट्राडिक्शंस एक दूसरे की निगेशंस हैं। टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन की निगेशन है और कंट्राडिक्शंस टोटोलॉजीज की निगेशन है। अब एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो ये कहता है कि चूंकि टोटोलॉजी की जो वैल्यूज हैं, टोटोलॉजी अगर आपके पास दी हुई है तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो उसके वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रही, उन्होंने हमेशा ट्रू रहना है। टोटोलॉजी की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं उन्होंने हमेशा ट्रू रहना है, वो इंडिपेंडेंटली अपने वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रही। इसलिए अगर हम उन वेरिएबल्स को किसी दूसरे वेरिएबल से या किसी दूसरी प्रोपोजिशन से रिप्लेस कर दें तो फिर भी वो जो टोटोलॉजी थी वो एक टोटोलॉजी ही रहेगी, यानी कि उसके लास्ट वाली वैल्यूज में ट्रुथ टी ही आएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे इस बात को किस तरह से स्टेट किया जा रहा है कि ये आपके पास एक टोटोलॉजी है P ऑफ P Q सो ऑन, और ये P Q जो है ये वेरिएबल्स हैं या सब प्रोपोजिशंस हैं, और ये आपके पास P1 और P2 कोई भी प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि चूंकि ये एक टोटोलॉजी है, इस वजह से ये अपने वेरिएबल्स की पर्टिकुलर ट्रुथ वैल्यूज पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि टोटोलॉजी ने एज अ रिजल्ट ट्रू ही देना है लाजमी तौर पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन वेरिएबल्स को इन वेरिएबल्स की जगह से पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो P की जगह पे हम P1 लगा देते हैं, Q की जगह पे P2 लगा देते हैं, सो ऑन। तो अगर हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर भी हमारे पास एक टोटोलॉजी ही रहेगी, यानी कि ट्रुथ वैल्यूज में इफेक्ट नहीं होगा। अब इसी रिजल्ट को हम फॉर्मली किस तरह से कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर आपके पास P डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स P Q एंड सो ऑन ये एक टोटोलॉजी है, तो अगर आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन P1 P2 दी हुई है तो ये जो होगी
प्रोपोजिशन, यानी कि जो इस प्रोपोजिशन के वेरिएबल्स पी क्यू वगैरह को चेंज करने से, रिप्लेस करने से बनी है, वो इटसेल्फ एक टोटोलॉजी होगी। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर ये कि लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी कि दो प्रोपोजिशन जो हैं वो कब लॉजिकली इक्विवेलेंट या फिर इक्वल कहलाएंगी। दो प्रोपोजिशंस इक्वल कब कहलाएंगी? आपके पास P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं, P के वेरिएबल्स हैं P Q एंड सो ऑन, Q के वेरिएबल्स हैं P Q एंड सो ऑन। ये प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट, ये इक्वल कब कहलाएंगी? अगर इनके ट्रुथ टेबल्स इक्वल हैं, मतलब एक जैसे हैं। अगर इनके ट्रुथ टेबल्स एक जैसे हैं तो ये प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस कहलाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रुथ टेबल देखें इस प्रोपोजिशन का, इट्स अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, इट्स आल्सो कंपाउंड प्रोपोजिशन, इस प्रोपोजिशन का ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो इसके ट्रुथ टेबल में P और Q की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग निगेशन ऑफ P एंड Q की वैल्यूज ये आ रही हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम इस रिलेशन को देखें और इसके अंदर हम वैल्यूज को ऑब्जर्व करें पी और क्यू की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपके पास वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों प्रोपोजिशंस के ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहले केस में दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स हैं, दूसरे केस में, दूसरे तीसरे चौथे केस में दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं ये ट्रू शो करवा रही हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है। तो हम इसको, इस बात को कि ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. The propositions are logically equivalent. फिर इसकी एक सेंटेंस फॉर्म में एक एग्जांपल है, वो ये कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज नॉट द केस दैट रोजेज आर रेड्स एंड वायलेट्स आर ब्लू। यानी कि ये जो फॉर्म थी ना, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसको, इसकी एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इट इज नॉट द केस दैट रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। P अगर इस प्रोपोजिशन को कहते हैं रोजेस आर रेड, अगर ये प्रोपोजिशन P है और वायलेट्स आर ब्लू ये प्रोपोजिशन Q है, तो ये प्रोपोजिशन जो होगी निगेशन ऑफ P एंड Q, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, निगेशन को की जगह पे हम लगा सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना था? बेसिकली हमें चेक करना है कि क्या इन स्टेटमेंट्स के लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंट हैं। तो P हमने कह दिया स्टेटमेंट को रोजेस आर रेड और Q कह दिया वायलेट्स आर ब्लू को। तो इसी बात को, यानी कि इट इज नॉट द केस दैट रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, इसी बात को हम यूं लिख सकते हैं, P इज रोजेस आर रेड, सॉरी, इसी बात को हम यूं लिख सकते हैं, रोजेस आर नॉट रेड और वायलेट्स आर नॉट ब्लू, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातों को एंड ऑपरेशन से ज्वाइन किया गया और ये कहा गया कि इट इज नॉट द केस, यानी ऐसा नहीं होता कि रोजेस रेड हो और वायलेट्स ब्लू हो, ठीक है, और रोजेस रेड हो और वायलेट्स ब्लू हो। तो तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि रोजेस रेड हो और वायलेट्स ब्लू हो। अब इस बात को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, रोजेस आर नॉट रेड और वायलेट्स आर नॉट ब्लू, ठीक है। कि दोनों में से एक बात जो है ना, रोजेस आर रेड और वायलेट्स आर ब्लू में से दोनों में से एक बात लाजमी निगेट कर रही है, या तो रोजेस रेड नहीं है या वायलेट्स ब्लू नहीं है, ठीक है। फिर है अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। जिस तरह से हमने अलजेब्राइक ऑपरेशंस पढ़े, प्लस माइनस के ऑपरेशंस पढ़े और उन पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं वो, सॉरी, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोपोजिशंस के का अलजेब्रा है, यानी कि किस तरह से हम ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। So this is the table of the laws of algebra of propositions. इस टेबल में पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर आप
एक प्रोपोजिशन है और उसका उस प्रोपोजिशन का अपने साथ ही इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ऑपरेशन के साथ किसी प्रोपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो इसका रिजल्ट जो आएगा ना इसका पी और पी का, वो इक्विवेलेंट होगा पी के अपने रिजल्ट के। इसी तरह से बी में हम ये कह रहे हैं कि पी एंड पी का रिजल्ट पी के इक्विवेलेंट होगा। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि जिस मर्जी ऑर्डर से इनको कनेक्ट कर लें, आर ऑपरेशन को जिस मर्जी ऑर्डर से कनेक्ट कर लें, पहले पी क्यू को कर दें और फिर आर को कर दें, या पहले क्यू आर को कर दें और फिर पी को कर दें, दोनों तरीकों से आंसर इक्विवेलेंट रहना है। इसी तरह से यहाँ पर भी अब इसमें चेक करने के लिए आप इसका और इसका टेबल बना के देख सकते हैं। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉज हैं, तो कम्यूटेटिव लॉज कहते हैं कि किस ऑर्डर से हम ज्वाइन करें इन ऑपरेशंस के जरिए ये फर्क नहीं पड़ता, तो पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर लें, क्यू को पी के साथ ज्वाइन कर लें, एक ही बात है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये कहते हैं कि यानी कि अब ये जो और ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर दिस ब्रैकेट, पी और क्यू एंड आर इज इक्वलेंट टू पी आर क्यू एंड पी आर आर। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी लॉज हैं आपके पास। आइडेंटिटी लॉज कहते हैं पी आर ट्रू इज इक्वल टू पी इज इक्वलेंट टू पी। अब इसका आप टेबल किस तरह से बना सकते हैं कि p की दो वैल्यूज हैं, ट्रू फॉल्स, राइट, और इधर t ही है अकेला, यानी कि ट्रुथ वैल्यू t है, तो दूसरे कॉलम में आप दोनों जगह पे t लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू वैल्यूज लिख सकते हैं, और फिर p और t कैलकुलेट करें तो वही वैल्यूज आएंगी जो p की वैल्यूज है। इसी तरह से बाकी सारे भी। कंप्लीमेंट लॉज में क्या हो रहा है कि निगेशन ऑफ p के साथ हम रिलेशंस बना रहे हैं। p और निगेशन ऑफ p हमेशा ट्रू होता है, p एंड निगेशन ऑफ p हमेशा फॉल्स होता है। इनके आप ट्रुथ टेबल्स बनाकर चेक भी कर सकते हैं, और ट्रुथ की निगेशन हमेशा फॉल्स होती है, फॉल्स की निगेशन ट्रू होती है। इस तरह से इन्वोल्यूशन लॉ ये कहता है कि निगेशन ऑफ p इज इक्विवेलेंट टू p, यानी कि पहले आपने p की निगेशन की, p की निगेशन थी p, जैसे कि आपके पास है रोजेज और रेड p, ठीक है, अब इसकी निगेशन की रोजेज आर नॉट रेड, इसकी निगेशन की निगेशन करेंगे तो अगेन आ जाएगा रोजेज आर रेड। ठीक है, तो इन्वोल्यूशन लॉ ये कह रहा है। इसी तरह से डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास आप निगेशन लेना चाह रहे हैं पी और क्यू की, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी कि ये निगेशन ऑपरेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेरिएबल्स पे, और ये जो ऑपरेशन है कनेक्टिव है ये भी चेंज हो गया। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड डिमॉर्गन लॉ। फिर है जनाब कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं? नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कंडीशन लगी होगी, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स जिन पे कोई कंडीशन लगी अप्लाई हुई होगी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई कि तुम कब इम्तिहान में कामयाब होगे, कंडीशन क्या है, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ पी देन क्यू। ठीक है, इस तरह की फॉर्म की जो प्रोपोजिशन होती है इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ पी, अगर पी है तो क्यू होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाई जा रही है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और इनको हम इस तरह से नोट करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, और पी ओनली इफ क्यू। फिर दूसरी स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें वहां पे तो था ना कि अगर P है तो Q होगा, अब यहाँ पे बाई कंडीशनल बोथ हैंडेड है, यानी कि P अगर है तो Q भी होगा, अगर Q का होना मानते हैं तो P भी होगा। सो दिस इज P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं P इम्प्लाइज Q और P इफ एंड ओनली इफ Q, इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो देख सकते हैं आप इन टेबल्स के जरिए से। जैसे कि हमारे पास P Q की वैल्यूज हैं, P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है, Q इफ P। अब देखिए
ये कह रहे हैं कि कंडीशनल इज फॉल्स ओनली व्हेन द फर्स्ट पार्ट पी इज ट्रू। द फर्स्ट पार्ट पी इज ट्रू एंड द सेकेंड पार्ट क्यू इज फॉल्स। ठीक है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंडीशनल है इफ पी देन क्यू, ये कब फॉल्स है, सिर्फ तब फॉल्स है जब फर्स्ट पार्ट पी ट्रू हो और सेकेंड पार्ट क्यू फॉल्स हो, राइट। अगर इफ वाला पोर्शन जो कंडीशन लग रही है वही फॉल्स है और जो इम्प्लीकेशन हो रही है वो ट्रू है, तो ये जो सिस्टम है ये फॉल्स होगा। अम, हाँ, तो इसी तरह से ये कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब कभी पी और क्यू की सेम ट्रूथ वैल्यूज हो जाएंगी, तब हम ढूंढ लेंगे कोई। इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें यूज किया होगा पी इम्प्लाइज क्यू। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। इनके जो क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं उनको काइंडली देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
है